हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर टेट सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत अंदर क्या क्वेश्चन दिया है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग हिंदी, विज्ञान और बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और जीके का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैथ, संस्कृत, इंग्लिश और रीजनिंग का प्रश्न नहीं कराएंगे क्योंकि उसका अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निर्देश दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प छांटना है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमने तो पढ़ लिया है। और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या किया इस गद्यांश से। तो पहला क्वेश्चन किया गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस गद्यांश के अनुसार ही हम लोग को उत्तर देना था। तो इस महावीर स्वामी का जो जन्म वो वैशाली में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, और इनका जन्म तो वैशाली में हुआ था और शरीर का त्याग पावा में किए थे, शरीर का त्याग। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन को पे देखते हैं। ये काव्यांश को पढ़कर के नीचे प्रश्न का उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। उक्त काव्य पंक्तियों में नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन, बोरो सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें रस को पूछा गया है। तो उक्त काव्य पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। विपक्षी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है, तब वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। अर्थात इस जो काव्य है इसमें रौद्र रस है। चौथा क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी इस वाक्य में आपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ आपादान कारक होता है, अर्थात इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, त्रि की ध्वनियाँ है। तो त्रि की ध्वनियाँ त प्लस री है। यहाँ त वर्ड
तो स्पर्श व्यंजन में री की मात्रा लगी, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द हैं। तो इसमें जो काजल है, काजल तद्भव शब्द हो जाएगा। हिंदी का मूल प्रकृति तद्भव परक है। ये शब्द सीधे संस्कृत से न आकर प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द का अर्थ ही है कि उससे उत्पन्न। यहाँ उससे का तात्पर्य केवल संस्कृत शब्दों से ही नहीं वरन अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों से भी है। ओके, तो इसमें काजल तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7th क्वेश्चन देखिए, त्यज्य। त्यज्य शब्द का सही विलोम पूछा है, तो त्यज्य का सही विलोम गृहीत हो जाएगा, अर्थात इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि त्याज्य का ग्राह्य हो जाएगा और तुच्छ का महान हो जाएगा तथा प्रिय का अप्रिय हो जाएगा। ये सब क्या है, विलोम है इसके। त्याज्य का गृहीत, त्याज्य का ग्राह्य और तुच्छ का महान, प्रिय का अप्रिय। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। तो विष्णु के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो चक्र प्राणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज। इसके अलावा जो अन्य हैं, अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो नारायण, हरि, मुकुंद। इसके अलावा जो अन्य पर्यायवाची हैं, नारायण भी हो जाएगा, हरि भी हो जाएगा, मुकुंद भी हो जाएगा, गोविंद भी हो जाएगा, जनार्दन भी हो जाएगा, श्रीपति भी हो जाएगा, लक्ष्मीपति भी हो जाएगा, कमलापति भी हो जाएगा। ये सब विष्णु के पर्यायवाची, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो जो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है वो पांडित्य हो जाएगा। तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य है। उसी प्रकार मित्र से मित्रता हो जाएगा, लड़का से लड़कपन हो जाएगा, मनुष्य से मनुष्यत्व हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसमें पंडित का भाववाचक संज्ञा पांडित्य हो जाएगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है। तो जो हस्ताक्षर है ना, हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द को भी आइए जान लेते हैं। बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, समाचार, दम, लोग, हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन शब्द हैं, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 11वां, हंसना कैसी क्रिया है। तो हंसना जो है एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कैसे हो जाएगी, आइए जानते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सोना, उड़ना, भागना, नाचना आदि। 12वां देखिए, टिकाऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ में आउ प्रत्यय है। यह विशेषण बनाने वाला हिंदी प्रत्यय है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, अर्थात टिकाऊ में आउ प्रत्यय है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां का, ऋषिकेश का संधि विच्छेद पूछा है। तो ऋषिकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋषिक धन ईश, अर्थात इसमें गुण संधि होगी। ये गुण संधि का उदाहरण है। जब अ और आ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ ई, उ, री आए तो उसका क्रमशः ए और ओ हो जाता है और अर हो जाता है, तो वहाँ पे गुण संधि होती है, अर्थात इसमें ऋषिकेश में गुण संधि है। ओके, आइए क्वेश्चन 14 को डिस्कस कर लेते हैं। पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास होगा, तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास होगा। झड़ते तो पत्ते,
झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके। 15वां क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार में कौन सा छंद है? तो इस पद में दोहा छंद है। आइए जान लेते हैं कैसे। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है वो दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में सोरठा का बता रहे हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। 12वें अवधि का छंद जिसमें 12 चरण व 7 मात्रा पर यति होती है, रोला 24 मात्राओं का छंद होता है। रोला में 24 मात्रा, सोरठा में सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है, और दोहा जो होता है ये दोहा है। दोहा में पहला और तृतीय चरण में 11-11 और दूसरे और चतुर्थ चरण में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके। 16वां देखिए क्वेश्चन, अगर उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? कहावत का सही अर्थ पूछ रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पड़ आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु मानो जानो जनहु जानो जिसमें आ जाएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आइए उपमा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है समता या तुलना या फिर बराबरी। रूपक अलंकार क्या होता है? तो उपमेय या फिर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ड का एक ही बार, एक से अधिक बार आना ही अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन 18 पे आ जाइए। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? विश्वम्भरा, विश्व, विध्वंस, विश्वास। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पे आ जाइए। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? काकू का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौवा होता है। 20वां क्वेश्चन देखिए। निर्वात का समानार्थी शब्द होगा। निर्वात का समानार्थी शब्द बिना हवा वाला होता है। भ्रम रहित का निर्भय, विवाद रहित को निर्विवाद तथा बुराई का निंदा समानार्थी शब्द होता है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, इंग्लिश का, संस्कृत का और आइए विज्ञानों के क्वेश्चन को देखते हैं। भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। इन राशियों को गणित में के साधारण नियमों द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। जैसे यंग का मापांक, द्रव्यमान, ताप, समय, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अर्थात इस वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह क्या कहलाती है? तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली तल पर लंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। पृथ्वी तल के पवन का वेग मापा जाता है। सबसे अधिक प्रचलित पवन वेग मापी रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम एनीमोमीटर की खोज 1450 में लियोन बॉटिस्टा अल्बर्टी ने की। प्रचलित कप एनीमोमीटर का खोज 1845 में डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्स द्वारा की गई। अर्थात इस वाले में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यही विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें बॉक्साइट, ब्रोमाइट तथा डायस्पोर तथा लोहे के 2 ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिली होती है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में पाया जाता है। तो इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो परमाणु क्रमांक समान एवं भिन्न परमाणु भार वाले तत्व समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक की श्रेणी में आते हैं हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों को इनके अलग नाम से पहचाना जाता है, तथा प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 तथा ट्राइटियम 1H3 तीन प्रमुख समस्थानिक है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का एवं सामान्य समस्थानिक है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटीन होता है एवं हाइड्रोजन में सर्वाधिक मात्रा में यही विद्यमान होता है। अर्थात इस वाले में ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। पीएच मान वास्तव में किसी तरल में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण की माप है, जिसके द्वारा किसी द्रव की अम्लीयता तथा क्षारीयता की जांच होती है। 7 से कम पीएच मान वाले को अम्लीय तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले को क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जल का पीएच मान 7 का अर्थ है कि यह उदासीन है, द्रव है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अर्थात इस वाले ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो जो सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच इसी संघ का प्राणी है। परिणामतः इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के रक्त में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें
हीमोलिम्फ कहा जाता है, अर्थात इस वाले में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के एमाइलेज का एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। यह एंजाइम प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। प्रोटोजोआ के अलावा एमाइलेज एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 डाट्स का प्रयोग डाट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डाट्स का प्रयोग क्षय रोग के लिए किया जाता है। डाट्स शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष प्रेक्षित थेरेपी के लिए किया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक मुख्य योजना है। WHO ने 1998 में MDR टीबी के उपयोग के लिए डाट्स प्रोग्राम का विस्तार किया। डाट्स शब्द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का संक्षेप है। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं? लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने 1958 में की थी। यह एक सूक्ष्म कोशिकांग है। इसका आकार थैली की तरह होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। खोलन पाई है एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और संस्कृत और इंग्लिश का क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण से पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी का जो 3/4 भाग 71% जल से ढका है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है। जल का विस्तार महासागरों या समुद्रों में 97.0% जो अनुपयोगी है। बर्फ के रूप में 2% जो अनुपयोगी है। भूमिगत नदियाँ झीलें 1% जो उपयोगी हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और वायुमंडल जो वातावरण होता है वो असंतुलित हो जाता है। इसमें ऑप्शन ए वाला सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगने वाले कुंभ मेले को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन प्रयागराज में होगा जो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक चलेगा। 74वां क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
74वां, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। 75 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। तो ये संविधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह हुड्डा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है। राष्ट्रीय झंडे का सबसे ऊपरी भाग केसरिया होता है, जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। झंडे का सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में बना चक्र प्रगति का सूचक माना जाता है तथा झंडे के सबसे नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। अर्थात इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है और तीसरा गलत है। 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? तो वनों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए 27 दिसंबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1980 वन संरक्षण अधिनियम पारित। 78 क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लीजिए। 1909 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। यह शुरू में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था थी, जिसका गठन सावरकर द्वारा किया गया था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। इसका वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 में सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। तो 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने की, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक व आधुनिक भारत का पिता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय
ने भारत में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, जिससे पाश्चात्य संस्कृति व ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कर देश की सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सके। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 व वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 82वां को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ये सही क्रम है। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है, जिसमें गर्भाधान के क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू होता है। इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। 83 क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन गेट्स व अन्य का है। 84 क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए: तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। 85 क्वेश्चन देखिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान का महत्व देता है। तो यह वुडवर्थ इसमें सही हो जाएगा। 86 वाला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो किसी भी सूचना में अंतर करना या विभेद करना संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है तथा उन बालकों को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों के लिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित
अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम अधिगम शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है जो उनकी योग्यता का अधिक से अधिक विकास कर सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? वे साधन जिसमें बालक की दृष्टि, ज्ञानेंद्रियां, आँख प्रेरित होती है वे दृश्य सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल आदि। अगला इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिलना चाहिए ताकि उसका समुचित विकास हो सके। इसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है, जैसे उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दे देंगे। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। तो जिला चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है। इसका प्रमुख कार्य रोगों का निदान करना, उपचार करना, देखभाल करना, परामर्श तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी विकल्प ऑप्शन डी सही है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। वास्तव में जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु का संगठन, पाठ्यवस्तु क्रिया और फिर मूल्यांकन शामिल होता है। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में भी उद्देश्य निर्धारित प्रारंभिक बिंदु और आकलन अंतिम बिंदु होता है। आकलन से शिक्षण विधियों में संशोधन, परिमार्जन किया जा सकता है जो शिक्षण प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। सामान्यतः बच्चों की निम्नलिखित इसमें ऑप्शन आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। 95 क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सामान्यतः बच्चों को निम्नलिखित विशेषताएं होती है। बच्चे समस्या के समाधानकर्ता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं क्योंकि वे किसी उद्दीपक या क्रिया के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों
किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। शिक्षक इन त्रुटियों को प्रतिपुष्टि मानता है और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन त्रुटियों का निराकरण करता है। जब बच्चे की दादी, अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। कारण होता है, क्या कारण है जिससे रोता है? चूँकि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और मूल प्रवृत्तियाँ बालक की स्वाभाविक व जन्मजात क्रियाएं होती हैं। वह अपनी भावनाएं रोकर व्यक्त करता है। अतः जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चे में संवेगात्मक उत्पत्ति होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चों में संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम प्रकरण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बनी रहे। अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? जब व्यक्ति का किसी विषय वस्तु, घटना या परिस्थिति से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करता है। जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित होकर कार्य करता है, प्रभावित करता है, या जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अर्थपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित हो जाता है तो यह अधिगम का सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उससे स्तंभाकृति कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब जीके और करंट अफेयर्स का आ गया है, तो इसमें जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पुराना है। तो पुराना करंट अफेयर्स जो रहेगा उसको पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स के लिए हम अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे, उसके लिए आप वो करंट अफेयर्स के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, और इसमें जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। आइए चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल जारी किया गया है। स्पार्क योजना स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकादमी एंड रिसर्च कोलैबोरेशन का संक्षिप्त रूप है। 102वां क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ से शुभारंभ किया है? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है। योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को आरक्षित
किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसकी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, हाल ही में ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं, ये पुराना वैसे भी हो गया है तो नहीं आएगा ये भी। ओके, आगे बस जो जीके जीएस का रहेगा वो करा दिया जाएगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, करंट अफेयर्स चेंज हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु समझौता किया? तो मोरक्को से। 109 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स किया गया है? तो सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। 110वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक पूर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को 25,000 की आर्थिक मदद देने की मंजूरी प्रदान की है? 25 अप्रैल 2018 को राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बिहार की प्रत्येक छात्रा को 25,000 की आर्थिक मदद प्रदान करने वाले प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। 33वां आसियान अभियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 33वां अभियान शिखर बैठक का आयोजन 12 से 15 नवंबर सिंगापुर में हुआ। हाल ही में दिवंगत कुलदीप सिंह चांदपुरी किससे संबंधित थे? तो हाल ही में कुलदीप सिंह चांदपुरी जो हैं सॉरी, ये भी करंट अफेयर्स का ही है, इसको भी स्किप कर रहे हैं। 115वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किया? तो 22 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर देश के पहले सिटी मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ किया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन देख लीजिए, IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। हरियाणा 119वां क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई जागृति योजना किससे संबंधित है? तो जो जागृति योजना है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। 21 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति 2018 से 23 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसके अनुसार इस नीति को कार्यान्वयन अवधि जारी होने की तिथि ये स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जीके का क्वेश्चन है, ये नहीं चेंज होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था।
11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने जाने का प्रस्ताव पारित किया। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी दिवस प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे कम समय है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन भी है, 21 जून। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार है वो सिक्किम। लोसर तिब्बत के बौद्ध मतावलंबियों का प्रमुख पर्व है। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के पहले महीने व पहला दिन होता है। विश्व में जहाँ कहीं भी बौद्ध लोग बसे होते हैं वहाँ पर लोसर त्यौहार मनाया जाता है। लोसर का अर्थ होता है नया वर्ष। यह भारत की उत्तरी सीमा पर उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में विश्व रूप से लोसर पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। 123वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक का उद्भव कथा से हुआ है। कथा के दो घराने लखनऊ एवं जयपुर घराना प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। इसका लोसर त्यौहार सिक्किम मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 124वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है? मृदंग दक्षिण भारत का एक ताल वाद्य यंत्र है। यह एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका पहले मिट्टी से बनाया जाता है, लेकिन आजकल मिट्टी जल्दी फूट जाने और खराब हो जाने के कारण लकड़ी का प्रयोग होने लगा है। यह ढोलक जैसे होता है जिसे बकरे के खाल से दोनों ओर छाया जाता है। हाथ में आघात करके इसे बजाया जाता है। अर्थात संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र मृदंग है। 125 निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो सत्यजीत रे को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक है जिन्हें 20वीं सदी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय जो हैं, पहला रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1910 में एक अंग्रेज W.B. कीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सीवी रमन इनकी खोज रमन प्रभाव के सीवी रमन इसकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इसके समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। B.S. न्यायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इस वाले क्वेश्चन में भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो सत्यजीत रे ने नहीं जीता। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ब्रिज जो है कुश्ती में मुख्य रूप से अपनाए जाने वाली तकनीक है। इस तकनीक में खिलाड़ी लेट कर पैरों के सहारे अपनी कमर को ऊपर उठाता है तथा शरीर का भार कंधे और पैरों पर आ जाता है और चेहरा ऊपर की ओर आ जाता है। तो ब्रिज कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। ABM का पूर्ण रूप क्या है? तो ABM का पूर्ण रूप बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने या नष्ट करने के उद्देश्य से निर्मित किसी मिसाइल रोधी प्रणाली को बैलिस्टिक रोधी प्रक्षेपास्त्र या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ABM का पूर्ण रूप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। 128 क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसे जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 129 क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह और बंगाल दुर्भिक्ष पर आधारित है। यह उपन्यास भारतीय इतिहास के उन दुर्लभ दस्तावेजों में से एक है जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। अन्य विकल्पों में श्री अरबिंदो की श्रेष्ठ रचना लाइफ डिवाइन तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है। तो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 130वां देखिए, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की जाती है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं। रीजनिंग का, मैथ का और संस्कृत का, इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का, इसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स का नाम है? तो शिक्षण में जो प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स है ई पाठशाला हिंदी,
इंग्लिश डिक्शनरी तथा ऑनलाइन तैयारी आदि है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल प्ले बुक एक है, तो गूगल प्ले बुक एक ई बुक संग्रह है जहां ई बुक और ऑडियो बुक खरीद कर और डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। गूगल प्ले बुक को दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया। तो गूगल प्ले बुक एक प्रकार का ई बुक संग्रह है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मार्टफोन किन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं? तो स्मार्टफोन को के अंतर्गत वह मोबाइल फ़ोन आते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी तीव्र होती है। इनमें डिजिटल कैमरा, जीपीएस, मीडिया प्लेयर, टच स्क्रीन तथा वाईफाई आदि सुविधा उपलब्ध होती है। स्मार्टफोन को मोबाइल फ़ोन कहते हैं, अर्थात इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 139वां देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सर्दी हुआ है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों के लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत तथा चुनाव का सिद्धांत एवं जीवन से संबद्धता का सिद्धांत आदि प्रमुख है। 140वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? भारत में स्थापित होने वाला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इग्लू है। इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें पहला वो जो ऑप्शन सही हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों के लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत तथा चुनाव का सिद्धांत एवं जीवन से संबद्धता का सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 141वां क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालक को भी समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षिका कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समाज आर्थिक मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल ऐसे बच्चों के लिए सहायक होता है जिसकी प्रतिभा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण सामने नहीं आ पाती। तो इसमें ए वाला ऑप्शन स्व अधिगम मॉडल हो जाएगा। 144वां देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए सामान्य लक्ष्य निश्चित करने चाहिए। 145वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 145वां, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। कक्षा में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अतः शिक्षक को लिंग रूढ़िबद्धता से मुक्त होकर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। तो इसमें भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। 146वां, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है। तो यदि आप किसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो आप में उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की योग्यता व क्षमता होनी चाहिए जिसका उपयोग कर आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार कर ला सकते हैं तथा उनमें यथासंभव आवश्यकता अनुसार परिवर्तन परिमार्जन भी कर सकते हैं। और इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। 147वां क्वेश्चन देखिए, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। तो इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 148 क्वेश्चन देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्रियाशीलता पर आधारित है। इसके अंतर्गत शिक्षण की योजना विधि को रखा जा सकता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन कि गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। 149 क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय है। तो वे अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजतापूर्वक कर सकता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने का परिवर्तन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और
जहाँ पर भी त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। चैनल का नाम है सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।